हेलो फ्रेंड्स। आज हम भारतीय संविधान से संबंधित जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आते रहते हैं उनको देखने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? भाषा के आधार पर बना पहला राज्य कौन सा था, ये पूछ रहे हैं। केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था। और ये बना कब था? ये बना था 1953 में। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। 13वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप कौन सा राज्य अस्तित्व में आया? 13वें संविधान संशोधन में से कौन सा राज्य अस्तित्व में आया, मतलब कि कौन सा राज्य है जो किसी संविधान संशोधन से बना है? मणिपुर, गोवा, नागालैंड या फिर असम? इसका सही आंसर होगा नागालैंड। जो नागालैंड है 13वें संविधान संशोधन से बना था। इसको राज्य बनाने के लिए हमें संविधान में संशोधन करना पड़ा, यानी कि नागालैंड जो था वो 1963 में हमारा राज्य बना था और 13वां संविधान संशोधन के तहत बना था। नेक्स्ट देख लेते हैं। जो सिक्किम है वो भारत का एक नया राज्य बनाया गया था। अब सिक्किम को भी ले लो। सिक्किम जो है वो भी किसी संविधान संशोधन से ही भारत का राज्य बना था। वो कौन सा संविधान संशोधन था? सिक्किम जो है किस 30वां, 32वां, 35वां या फिर 42वां? सिक्किम जो है वो भी नागालैंड की तरह किसी ना किसी संविधान संशोधन से ही बना था। तो वो कौन सा संविधान संशोधन? तो सिक्किम के बारे में हमें पहले पता हो, इससे 2 संविधान संशोधन इससे संबंधित है। सिक्किम जो था वो डायरेक्ट भारत का राज्य नहीं बना, पहले इसको संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया, बाद में ये पूर्ण राज्य बना। सिक्किम के बारे में ये है कि सिक्किम एक बार में पूर्ण राज्य नहीं बना था, पहले ये संयुक्त राज्य बना था, बाद में ये पूर्ण राज्य बना था, ठीक है, क्योंकि सिक्किम पहले भारत का हिस्सा था ही नहीं। तो सिक्किम पहले संयुक्त राज्य बना, बाद में ये पूर्ण राज्य बना। तो जो संयुक्त राज्य बना था ये 35वें संविधान संशोधन से बना था, और जो पूर्ण राज्य बना था ये 36वें संविधान संशोधन से बना था। तो सिक्किम के राज्य बनने में 2 संविधान संशोधन है, 35वां भी 36वां भी है, ठीक है। तो 35वें और 36वें दोनों संविधान संशोधन का संबंध सिक्किम के बनने से है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारे ऑप्शन में कौन सा है, तो वो है 35वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो ये हमारा सही आंसर होगा। और ये हुआ कब था? सिक्किम भारत का राज्य बना कब था? 1975 में। 36वें संविधान संशोधन से 1975 में ये बन गया था भारत का पूर्ण राज्य। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों को उनके निर्माण के कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन पीसीएस लेवल के एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। 4 राज्य दे देगा और बाद में कहेगा इनको इनके निर्माण के हिसाब से सजाइए, मतलब कि जो पहले बना था वो पहले लिखिए, जो बाद में बना था उसको बाद में, या फिर जो बाद में बना था पहले, आरोही या अवरोही क्रम में आ सकता है। तो जो राज्य जब बना था उस हिसाब से इनको सजाना होता है। तो हमें पता भी तो होना चाहिए कौन सा कब बना था। अगर इन्होंने 4 राज्य दिए तो चारों की हमको पता होना चाहिए कि चारों ये बने कब थे। सबसे पहले बात करेंगे गोवा की। गोवा बना था 1987 में। गोवा बना था 1987 में, ये बना था गोवा। उसके बाद बात करेंगे तेलंगाना की। तेलंगाना सबसे बाद में बना है, हमको पता है, ये 28वां राज्य है। ये बना था 2 जून, इसकी में एग्जैक्ट डेट याद होनी चाहिए, 2 जून 2014 में। 2 जून 2014 में तो तेलंगाना बना था। हरियाणा कब बना था? ये बना था 1 नवंबर 1966 में, यानी कि 1966 में। ये पंजाब से अलग होके बना था हरियाणा। झारखंड कब बना था? 15 नवंबर 2000 को, सन 2000 में। ये 2000 में बना था। ये अब इनको इसी हिसाब से सेट करेंगे। तो सबसे पहले आएगा हरियाणा, तो पहले आ जाएगा 4 नंबर। हरियाणा के बाद कौन बना है? गोवा, तो गोवा आ जाएगा 1 नंबर। उसके बाद है झारखंड, तो ये आ जाएगा 3 नंबर। और उसके बाद है तेलंगाना सबसे लास्ट में। तो ये वाला सीक्वेंस जहां भी होगा वो ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ये वाला सीक्वेंस है यहाँ पे, यानी कि बी पार्ट इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें आपको ये चारों ही राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको चारों के ही डेट याद रखने हैं। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? कौन से अनुच्छेद हैं जो नागरिकता से संबंधित है? 3 से 10, 4 से 10, 5 से 10 या फिर 5 से 11? तो हमें पता है कि अनुच्छेद जो 5 से 11 है वो नागरिकता से संबंधित है। ये 5 से 11 जो है वो नागरिकता से संबंधित है। कौन से अनुच्छेद? 5 से 11। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान में समता का अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 16 से 20, 15 से 19, 14 से 18 या फिर 13 से 17? तो इसका सही आंसर है 14 से 18। 14 से 18 जो है, जो 5 जो अनुच्छेद है, 14, 15, 16, 17 और 18, ये पांचों ही अनुच्छेद समानता के अधिकार देते हैं, किसी न किसी टाइप की समानता। जब मैं आपको मूल अधिकार को डिटेल में कराऊंगी ना, तब इनको अच्छे से बताना रहेगा। अभी आप इतना जान लो कि समता का अधिकार 14 से 18 में आता है, क्योंकि एग्जाम का ये आया हुआ क्वेश्चन है।
एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं कि समता का अधिकार डायरेक्ट 14 से 18 आता है, नागरिकता का आता है डायरेक्ट 5 से 11, तो ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, जो छुआछूत के उन्मूलन की बात करता है, ठीक है, वो कौन सा अनुच्छेद है? वो है अनुच्छेद 17। ये तो भूलना ही नहीं है आपको। ये अगर मैं ये कहूँ इस क्लास का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आर्टिकल 17 है वो अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है, मतलब कि छुआछूत के भेदभाव को मिटाता है आर्टिकल 17, अनुच्छेद 17। ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रख लेना है, भूलना ही नहीं है इसको। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है? जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, प्रेस की स्वतंत्रता है, या फिर जो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, क्योंकि जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। ये किसके अंतर आता है? ये आता है जो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये आती है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। और अगर ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो ये हो जाएगा 19(1)(a), ऐसे लिखना है इसको। पूरा इसका अनुच्छेद है 19(1)(a। अगर प्रेस की स्वतंत्रता की बात करें तो मोटा मोटा याद रखने के लिए अनुच्छेद 19 तो याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर निजता का अधिकार है? निजता का अधिकार मतलब राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, ये आता है अनुच्छेद 21 के अंदर। अनुच्छेद 21 के अंदर आता है और इसको कहते हैं, इस अनुच्छेद को कहते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 21, इसी के अंदर आता है निजता का अधिकार। नेक्स्ट देखते हैं, जो प्रत्यक्ष बंदीकरण है या फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन है के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है? मतलब कि कहीं पे कोई अपराध हो गया उसके बाद किसी को बंदी बना लिया गया, वो अलग चीज है। और जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है इसका मतलब होता है कि अभी अपराध हुआ नहीं है, अपराध को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब अपराध हो जाएगा उसके बाद कुछ करेंगे, उससे पहले अपराध को रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन का यूज करते हैं। उसमें क्या होता है, अपराध होने से पहले जो ये लगता है कि इन लोगों की वजह से या फिर अपराध हो सकता है या ये लोग अपराध को बढ़ावा दे सकते हैं, तो उन लोगों को पहले से ही गिरफ्तार कर लेते हैं बिना मुकदमा चलाए। लिखा हुआ है ना, बिना मुकदमा चलाए। तो इसके अंतर्गत किसी को कितने दिनों तक आप बंदी बना के रख सकते हो? तो वो है 3 माह तक। 3 माह तक बंदी बना के रखा जा सकता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत। इसका अनुच्छेद कौन सा है? ये किस अनुच्छेद में ये बात कही गई है? वो है अनुच्छेद 22(4). ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय संविधान में जो प्रयुक्त हुआ हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता? भारतीय संविधान में जो हिंदू शब्द प्रयोग हुआ है वो केवल हिंदुओं के लिए प्रयोग नहीं हुआ है, वो और धर्म के लोग भी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। जब वो हिंदू बोलते हैं तो वो नियम और बाकी धर्मों के लोगों पर भी लगता है। बौद्ध पे लगता है, जैनों पे लगता है और सिखों पे लगता है। हिंदू मतलब बौद्ध, जैन और सिख तीनों ही हिंदू के अंदर आ जाते हैं, पारसी नहीं आते। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पारसी। ये आया हुआ क्वेश्चन है। आप संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? संविधान के अंतर्गत जो हमारे मूल अधिकार हैं, अगर हमसे कोई छीनेगा तो हमारी रक्षा कौन करेगा? हमारे मूल अधिकारों को छीनने से कौन रोकता है? मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मूल अधिकारों का संरक्षक है हमारा सर्वोच्च और उच्च दोनों ही न्यायालय। हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, लेकिन यहाँ पे आंसर में सर्वोच्च न्यायालय है, तो सर्वोच्च न्यायालय। हमारे मूल अधिकारों पे अगर कोई प्रहार करता है तो हम सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, और ये रिट जारी करते हैं मूल अधिकारों के केस में। जो सर्वोच्च न्यायालय है वो रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत, और उच्च न्यायालय जो रिट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। ये दोनों ही अनुच्छेद आपको बिल्कुल रट लेने हैं, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226। ये उच्च न्यायालय इसमें रिट जारी करता है और अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है। जब भी मूल अधिकारों का किसी के हनन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है डायरेक्ट। निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है? कौन से अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है? धर्म की स्वतंत्रता को, संपत्ति के अधिकार को, समानता के अधिकार को, या फिर संवैधानिक उपचार का आधार? तो इसका पहले तो सही आंसर होगा संवैधानिक उपचार का अधिकार। अब इसका मैं आपको मतलब बता दूं, इसका मतलब क्या है। जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है इसका मतलब है कि अगर कोई आपके मूल अधिकार आपसे छीन रहा है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट आप सर्वोच्च न्यायालय में अर्जी लगा सकते हो। आपके मूल अधिकार कोई आपसे छीन नहीं सकता, सर्वोच्च न्यायालय आपके साथ खड़ा रहेगा। ये किस आर्टिकल के तहत, किस अनुच्छेद में ये बात कही गई है? तो वो अनुच्छेद है 32।
इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करेगा उस संस्था या उस विशेष संस्था के खिलाफ जो आपके मूल अधिकार छीन रही है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है, तो वो अनुच्छेद है 32। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादन की? किस वाद ने मतलब कि किस केस ने? जो मूल संरचना का सिद्धांत है ना, हम सुनते रहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, हमने बहुत सुना हुआ है इंग्लिश में, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन या फिर मूल संरचना के सिद्धांत। इसका मतलब ये है कि कोई भी नियम संसद बनाए, कोई भी नियम कोई बनाए, वो ऐसा नहीं होना चाहिए जो मूल संरचना के सिद्धांत के खिलाफ हो जाए। तो किस केस में ये चीज सामने आई थी? वो केस था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस था। इसी के बाद से मूल संरचना का सिद्धांत आया और ये केशवानंद भारती केस हुआ कब था? ये हुआ था 1973 में। 1973 में हुआ था केशवानंद भारती केस। नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है। वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार क्या है? मूल अधिकार है, नैतिक अधिकार है, विधिक अधिकार है, फिर इनमें से कोई नहीं। देखो वर्तमान समय में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले जो है संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार होता था। पहले संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार होता था। बाद में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया। बाद में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको मूल अधिकारों की लिस्ट से हटा दिया गया और अब ये एक विधिक अधिकार बन गया है। वर्तमान समय में ये एक विधिक अधिकार है और अब इसका अनुच्छेद क्या है, ये किस अनुच्छेद में है ये भी हमें पता होना चाहिए। वो है 300A। 300A में है। पहले ये मूल अधिकार था, अब ये विधिक अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? इस समय ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं कि कौन से अधिकार है जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त है या विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं। यहाँ पे विदेशी नागरिकों की बात हो रही है। इसका मतलब ये है कि भारतीय नागरिकों को तो वो अधिकार मिले हुए हैं लेकिन विदेशी नागरिकों को नहीं मिले हुए हैं। विधि के समक्ष समानता ये सबको मिला हुआ है। अभिव्यक्ति एवं स्वतंत्रता का अधिकार चलो देखते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार ये सबको मिला हुआ है। सबको जीने का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी सबको मिला हुआ है। जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो केवल हमारे देश के नागरिकों को मिली हुई है। तो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, वो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के संविधान का कौन सा भाग है जो कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? जिसका मतलब यह है कि कल्याणकारी राज्य बनना चाहिए, इसके आदर्श की घोषणा करता है। कौन सा भाग है? तो इसका जब भी कल्याणकारी राज्य की बात होगी तो हमें बिल्कुल याद रख लेना है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका सही आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, अब ये नीति निर्देशक तत्व कहाँ पे आते हैं? ये आते हैं भाग 4 के अंदर। अनुच्छेद कौन सा है? हमें अनुच्छेद और भाग दोनों ही याद रखने पड़ेंगे क्योंकि अब भाग भी पूछने लग गया एग्जाम में। इनका अनुच्छेद है 36 से 51। भाग 4 में 36 से 51 में आते हैं ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व। किस देश से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व? ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। नीति निर्देशक तत्व से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और बहुत ज्यादा बनता है। पहली चीज तो कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। दूसरी चीज अनुच्छेद 36 से 51 में आता है भाग 4 के अंदर। तीसरी चीज ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन, कानून के समक्ष बराबरी या धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार ये एक मूल अधिकार है। कानून के समक्ष बराबरी तो कहते हैं विधि के समक्ष समता का अधिकार, तो उसका मतलब यही है कानून के समक्ष बराबरी, ये भी है। उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार ये भी एक मौलिक अधिकार है। समान कार्य के लिए समान वेतन ये एक मौलिक अधिकार नहीं है, ये नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, और ये किस अनुच्छेद में आता है? इसका अनुच्छेद है 39 का डी, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व आते हैं 36 से 51 के बीच में, उसी के बीच में कहीं आएगा। ये तो 39 डी में आता है। ये मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार हमारे कौन से आर्टिकल में आते हैं? वो आते हैं 12 से 35 में। 12 से 35 में आते हैं हमारे मौलिक अधिकार, ये इनके बीच में नहीं आता है। निम्न में से ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अब ग्राम पंचायतों का जो गठन है ये किस अनुच्छेद में आता है? 40, 44, 48 या 50। ठीक है, ये चारों ही अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल यहाँ पे बात हो रही ग्राम पंचायतों के गठन की, तो ग्राम पंचायतों का जो गठन है वो आता है अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 में आता है
ग्राम पंचायतों का गठन। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। अब अनुच्छेद 44 जो है ये भी बहुत जरूरी है। इसका मतलब है यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब कि समान आचार संहिता। समान आचार संहिता, कोई किसी भी धर्म का हो, सब पे जो नियम लगेंगे वो एक जैसे लगेंगे, कानून सबके लिए एक जैसा बनाया जाएगा। ये है अनुच्छेद 44, ये समान आचार संहिता है। अनुच्छेद 48 क्या है? इसमें कृषि एवं पशुपालन है। अनुच्छेद 50 में क्या है? इसमें न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण है, मतलब सेपरेशन है न्यायपालिका और कार्यपालिका में, मतलब न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा है। किसमें? अनुच्छेद 50 में। एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें, वो अपना अपना काम करें। तो न्यायपालिका कार्यपालिका में शक्तियों का बंटवारा अनुच्छेद 50 में है। 48 में कृषि पशुपालन है, 44 में समान आचार संहिता है और 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। ये चारों ही से एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, चारों ही अनुच्छेद से, इसलिए मैंने चारों बता दिया आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? 42वां संविधान संशोधन हुआ, पहले तो आप क्वेश्चन समझ लो। 42वां संविधान संशोधन होता है, इसके द्वारा क्या होता है कि श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई। तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है और ये इस समय बहुत पूछा जा रहा है एग्जाम में। वो है 43A। 43(1) में श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई। और ये हुआ किस संविधान संशोधन से ये अनुच्छेद जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन से ये अनुच्छेद जोड़ा गया। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। अब आप ये देख लो, ये 39A है, इसमें क्या है? इसमें ये है कि निःशुल्क कानूनी सहायता। अगर किसी व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट कर लेती है, उसके पास अपना वकील करने के पैसे नहीं है, तो उसको सरकार की तरफ से कानूनी सहायता दी जाएगी, उसको वकील दिया जाएगा। तो जो निःशुल्क कानूनी सहायता है वो अनुच्छेद 39A में आती है। और 48A में क्या आता है? पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण। पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण। और अनुच्छेद 51 में क्या आता है? एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, भारत की जो अंतरराष्ट्रीय नीतियां हैं वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो वो अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आती है। जो अंतरराष्ट्रीय नीतियां हैं वो आती हैं अनुच्छेद 51 के। नेक्स्ट देखते हैं। किस समिति की सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था? किस समिति की सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे? सरदार स्वर्ण समिति की सिफारिश पे संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे। कहाँ शामिल किए गए थे? 51A के अंदर। भाग कौन सा है? भाग 4 है। ठीक है, भाग 4A है और अनुच्छेद है 51 है। ठीक है, ये ली कहाँ से गई थी? ये ली गई थी रूस से। सोवियत रूस या फिर रूस, उस समय रूस का विघटन नहीं हुआ था तो उसको सोवियत रूस कहते थे। अगला देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? आम चुनावों में मतदान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास। जो बात हम इससे पहले मूल कर्तव्यों की कर रहे थे, जो कि आर्टिकल 51A में रखे गए हैं, इसमें कुल मिला के 11 मूल कर्तव्य हैं। पहले 10 थे, अभी 11 हो गए हैं। ठीक है, तो इन 11 में से क्या नहीं है? तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, ये हमारा मूल कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी हमारा मूल कर्तव्य है। संविधान का पालन करना तथा इसके आदर्शों का सम्मान, ये भी मूल कर्तव्य है। ये आम चुनाव में मतदान, ये मूल कर्तव्य नहीं है। आज के टाइम पे ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ये कई एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आम चुनाव में मतदान हमारा मूल कर्तव्य नहीं है, ये हमें याद रखना है। हम सोचते हैं मतदान करना तो हमारा मूल कर्तव्य, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये इन 11 में लिखा हुआ नहीं है। ये हमारा मूल कर्तव्य में नहीं आता, बाकी तीनों मूल कर्तव्य में आते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि आम चुनाव में मतदान जो है मूल कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? मतलब कि इधर भाग दिए हुए हैं और इधर दिया हुआ है कि उससे संबंधित जो भी विषय है, क्या चीज इसके अंदर है, ये भाग है, ये उससे संबंधित जो भी विषय है उस पे है। तो भाग 2 के अंदर नागरिकता है, ये बात बिल्कुल सही है, नागरिकता भाग 2 के अंदर है। भाग 3 के अंदर मूल अधिकार हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। भाग 4 के अंदर राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये बात भी सही है। भाग 5 में मूल कर्तव्य हैं, ये बात गलत है, क्योंकि हमें पता है जो मूल कर्तव्य है वो है भाग 4A में। ठीक है, भाग 4A में है हमारे मूल कर्तव्य, ना कि भाग 5 में। भाग 5 में नहीं, तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने कहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो ये डी पार्ट सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम है। मैंने बताया ना आपको, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें बहुत एग्जाम में आ रहा है। 4-5 राज्य दे देगा और कहेगा कि इनके निर्माण का सही आरोही क्रम क्या है, मतलब सबसे पहले जो बना वो सबसे पहले, जो सबसे बाद में बना उसको सबसे बाद में लिखना है, ऐसे करके सही आरोही क्रम क्या है।
तो इन्होंने लिखा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम। तो हमें इन चारों के निर्माण का वर्ष पता होना चाहिए, तब तुम इस क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो मेघालय कब स्थापना हुई थी? मेघालय की स्थापना हुई थी 1972 में, ठीक है, ये हुई थी 1972 में। अरुणाचल प्रदेश की कब हुई थी? 1987 में हुई थी। नागालैंड हमको पता है कि जो 13वां संविधान संशोधन था उससे ये बनाया गया था और 1963 में बनाया गया था नागालैंड, 1963 में। सिक्किम 36वें संविधान संशोधन से बना था। कब बना था? ये बना था 1975 में। और संविधान संशोधन कौन सा था? 36वां। ये भी हमें याद रखना, सिक्किम से रिलेटेड 36वां संविधान संशोधन, नागालैंड का 13वां, ये बना 1963 में, बना 1975 में, ठीक है। अब हमें इनको सेट करना है आरोही क्रम में, मतलब जो सबसे पहले बना होगा वो सबसे पहले आएगा। तो सबसे पहले बना इसमें से नागालैंड, तो सबसे पहले नागालैंड आएगा, तो यहाँ पे नागालैंड आ गया सबसे पहले। उसके बाद 1972 में मेघालय बना है, तो मेघालय आ गया दूसरे नंबर पे। फिर उसके बाद 1975 में सिक्किम है, तो सिक्किम आ गया। अरुणाचल प्रदेश 1987 में है, तो सबसे लास्ट में आ गया, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ये। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।